हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस पर। और मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार फिर से कहूँगी कि आप लोग ऐसे आंसर कीजिए जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा फटाफट से पढ़ के उसको तुरंत आंसर कीजिए, ठीक है। मेरा वेट मत कीजिए कि मैं कब एक्सप्लेन करूंगी या कब बताऊंगी। आप लोग अगर इस तरह से आंसर करेंगे तो थोड़ी आपकी हैबिट भी अच्छी हो जाएगी आंसर करने की, क्वेश्चन को पढ़कर समझने की जल्दी जल्दी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थिंकिंग इज मेंटल एक्टिविटी इन द डैश एस्पेक्ट, यानी कि चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है, ये आपको बताना है। ये आपके सामने कुछ डोमेन्स है डेवलपमेंट के, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर या इनमें से कोई भी नहीं। तो थिंकिंग किस डोमेन के अंदर आती है बेसिकली, ये आपको बताना है। तो आई होप कि आंसर तो आपको आता होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉग्निटिव जो डोमेन होता है उसके अंदर आती है आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी जो हायर मेंटल एबिलिटीज होती हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं ये सारी, और ये आपकी कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आती है। अफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड टू इमोशंस, और साइकोमोटर में तो आपको पता ही है आपका फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट जो है वो सारी चीजें आती हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सिग्नल लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज लर्न्ड। देखो ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन मिला है मुझे, तो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए क्योंकि किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में ही पूछा गया है। अब सिग्नल लर्निंग के अंदर यानी कि संकेत अधिगम, यानी कि साइन लैंग्वेज, हम साइन लैंग्वेज बोल रही हूँ, साइन लर्निंग भी हो सकती है एक तरह से। तो इसमें हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज लर्न्ड, तो इसमें सीखा क्या जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहां पर आपके सामने ऑप्शन कैसे हैं, देखो वैसे अगर इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे ये क्या क्वेश्चन है कि क्या सीखा जाता है सिग्नल में, और फिर ऑप्शंस को देखेंगे तो फिर थोड़ा और सोचेंगे कि ये क्या है। तो देखो साइकोलॉजी तो सीखेंगे नहीं, एनवायरमेंट भी नहीं सीखेंगे, साइकोफिजिकल क्या होता है, साइकोफिजिकल कुछ सीखने की चीज है कि इसको सीखेंगे नहीं, तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे अगर इसको आंसर आपको नहीं आता होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो साइन लर्निंग भी किस लिए सिखाते हैं, इसीलिए सिखाते हैं कि आप एकोमोडेट कर पाए अपने एनवायरमेंट के साथ। जो इंसान बोल नहीं सकता है, जो मतलब सुन भी नहीं सकता है, वो साइन लैंग्वेज को समझते हैं और साथ ही साथ वो साइन लैंग्वेज यूज भी करते हैं, तो उनके लिए अकोमोडेट करने में ये आसान होता है, ठीक है। ये पारंपरिक शब्द से आप लोग कुछ भी कंफ्यूज मत होना, मतलब बेसिक एक अकोमोडेशन का तरीका जो लगातार हम लोग करते हैं अपने एनवायरमेंट की तरफ, वही साइन लैंग्वेज इसमें हेल्प करती है हमें अकोमोडेट करने में। तो यही होगा, इसमें अडेप्टेशन, एसिमिलेशन सब कुछ आता है, आपको पता ही है पियाजे की थ्योरी क्या कहती है। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन, तो जो व्यक्तिगत भेद हैं या व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो किस में पाई जाती हैं ये बताना है आपको। इंटेलिजेंस लेवल पे पाई जाती है, एटीट्यूड पे पाई जाती है, मोटर एबिलिटीज पे पाई जाती है, या फिर सभी में पाई जाती है, क्वेश्चन ये है। तो देखो बुद्धि, इंटेलिजेंस लेवल यानी कि यहाँ पर आईक्यू की बात हो गई, तो आईक्यू भी डिफरेंशिएट होता ही है, मतलब हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता ही है किसका कितना आईक्यू लेवल रहता है, इंटेलिजेंस लेवल उसका कितना है। एटीट्यूड भी हर इंसान का अपना अलग अलग रहता है, किसी चीज को देखने का नजरिया कह सकते हैं हम एटीट्यूड को। मेरा एटीट्यूड किसकी एक चीज पर्टिकुलर चीज की तरफ क्या है, वो जरूरी नहीं कि आपका भी एटीट्यूड उस चीज की तरफ वैसा ही रहेगा। मोटर एबिलिटीज जो है ये भी आपकी अलग अलग रहती हैं, आप कितना फाइन मोटर स्किल्स आपकी डेवलप पाई है। कुछ इंसान जो होते हैं वो एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब वो राइट हैंड से भी लिख सकते हैं और लेफ्ट हैंड से भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या हर कोई एम्बीडेक्स्ट्रस हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी आपकी मोटर एबिलिटीज पर ही डिपेंड करता है। अब मोटर एबिलिटीज में आपकी दो आती हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, तो ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती हैं। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, What is essential to start in the process of thinking? तो जब आप सोचना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है ये आपको बताना है। जब भी आप चिंतन प्रारंभ करते हैं तो बेस क्या होता है उसका, बेसिकली कोई पास्ट एक्सपीरियंस होता है, लैंग्वेज होती है, रीजनिंग होती है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। देखिए आपको यहाँ पर जनरल क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कि ठीक है भाई मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि मैं तो पास्ट एक्सपीरियंस की जब भी सोचती हूँ पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में तभी मैं थिंकिंग करती हूँ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि मोस्टली लोग कैसे करते होंगे, वो सोचना कब प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो देखो पास्ट एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, रीजनिंग और प्रॉब्लम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। जब हमारे सामने समस्या आती है तब हम एक्चुअल में थिंकिंग करते हैं, ठीक है। देखो अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा है तो आप डीप थिंकिंग या कह सकते हैं एक एक्चुअल थिंकिंग आप तभी करेंगे। सपोज आपको ये पता है कि आपका ग्लास टूट गया है, ग्लास मीन्स
चश्मा भी लगा लो या फिर कांच का ग्लास जिससे हम पानी पीते हैं, जो भी है वो टूट गया है, या फिर आपका ग्लास थोड़ा सा टूट गया है, तो आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी होगी। अब आपको क्या करना है, अब आप सोचेंगे कि आप क्या करेंगे। ग्लास, अगर पानी का ग्लास टूटा है तो आप उसको साफ करेंगे या जो भी है, ठीक है। अगर ग्लास टूट गया है और मम्मी को पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम बन गई। तब आप सोचेंगे कि किस तरह से इस समस्या का समाधान करना है। कप तोड़ दिया, ग्लास तोड़ दिया, है ना। कुछ चीजें होती है जो मम्मियों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। दूध उबालने को बोला था लेकिन आपने दूध निकाल दिया, तो मतलब ये वाली चीजें हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है, थिंकिंग प्रोसेस जो है हमारा प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होता है। ओके, आप थिंकिंग क्यों करते हैं? फालतू में थिंकिंग नहीं करते, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो कभी हमारे जीवन की समस्याएं होती हैं जिनसे हमें बाहर निकलना होता है, तब हमारा बेसिक जो थिंकिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन वाज डेवलप्ड बाय, ठीक है। तो IQ जो है ये किसके द्वारा, कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, ये क्वेश्चन है। बिने, रीड, टर्मन और कैटल। देखो, बिने स्टैनफोर्ड टेस्ट आप सबको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है इंटेलिजेंस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन करना कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन किसने डेवलप किया था। वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपने इंटेलिजेंस पढ़ा है तो, खैर मैं आपको बता ही देती हूँ। जो IQ, देखो IQ जो टर्म है सबसे पहले जो यूज की गई थी वो की गई थी टर्मन के द्वारा। ओके, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर इन सब को नहीं देखे तो यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। IQ टर्म जो है इसको सबसे पहले यूज किया गया टर्मन के द्वारा। उन्होंने इसको बताया कि IQ होता क्या है बेसिकली। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि IQ फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है IQ का, वो किसने डेवलप किया था, तो आपको हमेशा आंसर करना है स्टर्न ने, ठीक है। दो क्वेश्चन है, IQ टर्म किसने डेवलप की थी, तो ये की थी टर्मन ने। लेकिन अगर IQ फॉर्मूला पूछा जाए तो हमेशा आंसर करना है स्टर्न ने बोला था, ठीक है। स्टर्न ने IQ फॉर्मूला इजाज किया था और टर्मन ने ये कंसेप्ट लेकर आए थे कि IQ होता क्या है और IQ क्यों डिफाइन इन्होंने किया था टर्मन ने। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है द डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो अगर आप किसी की पर्सनैलिटी को उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पर जज करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो इसको कौन सा व्यू कह सकते हैं पर्सनैलिटी का, ये आपको आंसर करना है। ये डीप व्यू है, गहन दृष्टिकोण है, सरफेस व्यू है, सतही दृष्टिकोण है, नॉर्मेटिव व्यू है या ऑब्जर्वेशनल व्यू है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। सो गाइज, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, एक्सटर्नल अपीयरेंस पर जा रहे हैं आप, कोई इंसान कैसा दिखता है, ठीक है, कैसा गुस्सा शो कर रहा है या जो भी है, तो ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल अपीयरेंस पे है। मतलब गुस्सा भी मत छोड़ो, लेकिन एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या होगा कि वो कैसा दिख रहा है, उसका चलने का तरीका कैसा है, उसका बात करने का तरीका कैसा है, तो ये सारे एक्सटर्नल अपीयरेंस में आते हैं। तो ये आता है सरफेस व्यू के अंदर, ठीक है, सरफेस व्यू ऑफ पर्सनैलिटी। वैसे कोर व्यू ऑफ पर्सनैलिटी होता है जिसमें आप डीपली किसी की पर्सनैलिटी को जांचते हैं या परखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ बैकवर्डनेस। पिछड़ेपन का कौन सा इनमें से कारण नहीं है, ये बताना है। लैक ऑफ नेटिव इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि का अभाव होना, फिजिकल डिफेक्ट होना किसी में, स्पेसिफिक बैकवर्डनेस होना, या फिर हेल्दी एनवायरनमेंट होना। तो कौन सा कारण नहीं है बैकवर्डनेस का, पिछड़ेपन का, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पिछड़ापन होता क्या है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। ये हेल्दी एनवायरनमेंट देंगे तो पिछड़ा बच्चा कैसे रह जाएगा, या कोई भी इंडिविजुअल पिछड़ा कैसे रह जाएगा अगर हम हेल्दी एनवायरनमेंट देंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉइंट है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द फर्स्ट टाइपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी वॉज प्रेजेंटेड बाय। तो पहला पर्सनैलिटी का जो टाइपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, किस किस टाइप की पर्सनैलिटी होती है, वो किसने किया था। देखो हमने कार्ल जंग को पढ़ा है ना, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। उन्होंने काफी पर्सनालिटी को डिफाइन किया है और काफी फेमस थियरी है इनकी पर्सनालिटी की। तो कार्ल जंग तो फेमस है ही, लेकिन यहाँ पर जंग का ऑप्शन नहीं है, कैटल की भी है अपनी। तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले किसने क्लासिफिकेशन को प्रेजेंट किया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। हिपोक्रेट्स थे सबसे पहले जिन्होंने पर्सनालिटी को क्लासिफाई किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय। जनरल एंड जी फैक्टर या फिर एस फैक्टर की हम बात करते हैं ना, ये IQ से रिलेटेड है, यानी कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड है ये। तो ये थ्योरी किसने दी थी, बिने ने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड या थर्स्टन, सभी ने अपनी अपनी इंटेलिजेंस की थ्योरीज दी है, लेकिन जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर की थ्योरी जो है वो दी है स्पीयरमैन ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इन चिल्ड्रन फ्रॉम प्रोग्रेसिव फैमिलीज।
तो देखिए जितनी भी प्रोग्रेसिव फैमिलीज होती है, जो प्रगतिशील होती है, जो मतलब विचारों में प्रगतिशील होती है, प्रोग्रेसिव का मतलब होना कि आप चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और आप कहीं ना कहीं उन चेंज के साथ अपने आप को ढालते हैं। आप रिजिड नहीं है किसी भी चीज को लेकर, आप प्रोग्रेसिव हैं, जो भलाई में चीज होती है उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और जो बुराई होती है उसको छोड़ते भी चले जाते हैं। तो प्रोग्रेसिव परिवार में जो है क्या स्ट्रॉन्ग बनता है, बच्चे में क्या चीज डेवलप होती है, संबंध अच्छे होते हैं, जिज्ञासा अच्छी होती है, उपलब्धि होती है, या फिर एग्रेशन होता है। ठीक है, अब इसका आंसर आपको करना है कि प्रोग्रेसिव फैमिलीज में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। ठीक है, तो देखिए प्रोग्रेसिव फैमिलीज होती हैं, तो देखो इसका आंसर वैसे ना दो मेरे को डाउटफुल ये लग रहा है। वैसे अगर आंसर ऑफिशियल आंसर की से हिसाब से बताएं तो अचीवमेंट बताया गया है। ठीक है, अचीव वो अच्छे से करते हैं, हो सकता है भाई रिजल्ट तो ये भी हो सकता है ना, लेकिन मुझे लगता है कि उनके संबंध भी अच्छे होते हैं। अगर प्रोग्रेसिव फैमिलीज हैं तो संबंध भी अच्छे डेवलप होते हैं, लेकिन अगर रिग्रेसिव फैमिली है, प्रोग्रेसिव नहीं है, तो फिर संबंधों में खटास आ जाती है। तो जिज्ञासा और आक्रामकता तो होगी नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट है प्रोग्रेसिव फैमिली का होना। तो मुझे लगता है कि संबंध भी हो सकता है और अचीवमेंट भी हो सकता है, उपलब्धि भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके सामने कभी ये क्वेश्चन आए तो आप उपलब्धि को टिक करके आए, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की जो है इसमें उपलब्धि इसका दिया हुआ है। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।